Hello students, my name is Anand Kumar and I have more than 12 years experience in this teaching field. और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको सब्जेक्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर 10 एनसीईआरटी बुक। चाहे आप नीट की तैयारी करते हो, चाहे जेईई मेंस की, चाहे इवन आप सीबीएसई बोर्ड देने वाले हो, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपको आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगा। सो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इस चैप्टर से पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड होता है, हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। सो बेसिक एक टर्म होता है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स नाम जैसा कि आपको दिख रहा है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन में बॉडी के अंदर में अगर फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स, और बाहर में अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स। जैसा कि अगर हम देखें, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई सरफेस है, मान लीजिए दिस वन इज आवर सरफेस। अब इस सरफेस पे हम बहुत छोटा सा एक एलिमेंटल, बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। मान लीजिए इस एरिया को हम लोग बोलते हैं डी ए। अब इस एरिया पे मान लीजिए कोई फोर्स F लग रहा हो। अब इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आपको पता है कि जब भी फोर्स बात करते हैं तो फोर्स का यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक जो अलोंग द सरफेस लग रहा है, आप उसको टेंजेंशियल फोर्स बोल रहे हैं, टेंजेंट टू द सरफेस, और एक फोर्स नॉर्मल में लग रहा है, यानी नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहां पे अब अगर देखा जाए तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछे कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, जो कि हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है, तो अब इन दोनों टर्म में आने से पहले हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। तो ये अगर मान लीजिए अपने कॉन्सेप्ट को रखने के लिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये कोई बॉडी है, और यहाँ पे कोई सेक्शन लेते हैं। मान लीजिए ये कोई अपना वाई सेक्शन है बॉडी के अंदर में, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब इसके बाहर मान लीजिए कि हम फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स, सॉरी नॉर्मल फोर्स, यानी क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल में। अब क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल में जो फोर्स लगा रहे हैं, तो इस बॉडी का अगर ये कट सेक्शन को देखा जाए, मान लीजिए कि इसको कट सेक्शन का एनालाइज करें, तो कट सेक्शन में बोल सकते थे कि सर यहां पे ये जो F लग रहा था क्रॉस सेक्शन पे, टेंजेंशियल भी हो सकता था, हम यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल के लिए कंसीडर किए हैं। तो Y सेक्शन के अंदर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि F यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है, तो बॉडी के अंदर भी इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, जो कि उस फोर्स को रेजिस्ट करने का कोशिश कर रहा होगा, डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये अगर इक्विवेलेंट अगर हम
इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंसीडर करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहता है कि जितना फोर्स यहाँ लग रहा है तो उतना ही फोर्स अंदर भी रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, रेजिस्ट करने का कोशिश करेगा। तो स्ट्रेस जो है इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, जो एक्सटर्नल फोर्स में लग रहा था जितना वैल्यू उतना ही अंदर में है, अगेंस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी अगर मान लीजिए कि ये अपना कोई बॉडी है और इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो इस बॉडी के अंदर भी एक रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा। सो वो रेजिस्टिंग फोर्स रेजिस्ट करेगा इस फोर्स के अगेंस्ट में, और मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जो है वो सेम मान के चल रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही आप बोलते हैं स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज स्ट्रेस जो है यहां पे रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आया, पर यूनिट एरिया। अब ये स्ट्रेस जो है अपना दो तरीके का स्ट्रेस हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, और एक है अपना शियर स्ट्रेस। आप सोच रहे होंगे कि सर आप बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो सॉलिड मैकेनिक्स को देख रहे हैं, सॉलिड पार्ट को देख रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं ताकि आपको फ्लूइड का जो भी कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ में आए, डिटेल में समझ आए। तो स्ट्रेस को दो पार्ट अगर हम देखें तो एक है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस जिसको आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये आप बोलते हैं कि जो फोर्स यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ड्राइंग जो किए थे तो आप यहाँ पे बोल सकते थे कि सर ये नॉर्मल फोर्स जो है नॉर्मल टू द सरफेस, तो इस फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट यानी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। यानी यहां पे आप बोल सकते थे कि सर Fn/dA को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोल सकते थे। यानी यहां पे फोर्स का जो कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट है, वो पर यूनिट एरिया को आप नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। और शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसको आप टाउ से डिनोट यहां कर रहे हैं, वो बोल सकते थे कि द टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट बनाते हुए, स्पर्श करते हुए, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। सो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, क्योंकि ये बेसिक थोड़ा सा आपको समझना है टर्म्स को। जहाँ कहीं भी नॉर्मल स्ट्रेस वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पे फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट को कंसीडर किया जा रहा है और पर यूनिट एरिया पे लग रहा है। लेकिन जैसे ही शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस टर्म्स देखने को मिले तो इसका मतलब है कि कोई भी सरफेस पे टेंजेंशियल स्पर्श करते हुए किसी एरिया में पर यूनिट एरिया पे फोर्स लग रहा हो तो आप उसको बोलते हैं टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। दोनों को डिनोट यहाँ पे देख रहे हैं, एक को सिग्मा से कर रहे हैं और एक को टाउ से कर रहे हैं। अगर यूनिट देखा जाए तो आपको भी पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। तो अब ये पूरा बताने का जो मेन व्यू था वो है फ्लूइड, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले फ्लूइड टर्म को समझने की जरूरत है। जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि फ्लूइड मतलब कैपेबल टू फ्लो, जो बहने की जिसमें क्षमता हो। लेकिन कैसे? अगर
मान लीजिए कि कोई भी फ्लूइड आप कंसीडर कर रहे हैं और अगर उस पर थोड़ा भी अगर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मान लीजिए कि हम पानी का बोतल लें और पानी के बोतल को थोड़ा सा टिल्ट करें, थोड़ा झुकाएं, तो कहीं ना कहीं उसके सरफेस पे एक फोर्स क्रिएट हो रहा है और वो उसमें एक डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है ताकि वो फ्लो हो सके। और वो डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, वो शेप जो चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन जिसका मतलब शेप चेंज होना यानी फ्लो हो रहा है, ये उसके सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगने के कारण हो रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो टेंजेंशियल फोर्स बहुत ज्यादा हो, थोड़ा भी लग गया वो फ्लो होना शुरू कर देगा। यानी कभी भी कोई भी फ्लूइड अगर रेस्ट में है, अगर वो मोशन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके सरफेस पे शियर स्ट्रेस जो है, कोई डिफॉर्मेशन, कोई फ्लो फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर उसको थोड़ा भी अगर उस पर फोर्स लगा दिया जाए तो वो फ्लो में आ जाए। तो फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो कि फ्लो कर सकता है अगर उसके पे अगर शियर फोर्स लगे। शियर फोर्स मतलब टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया में लगे, नो मैटर हाउ स्मॉल। वो फोर्स ऐसा मैटर नहीं रखता है कि वो कितना छोटा है। यानी इसके फ्लो होने का जो मैकेनिज्म है, फ्लो होने का जो मेन कॉज है, वो है शियर स्ट्रेस। तो फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट कैन स्टार्ट टू फ्लो इफ शियर फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नो मैटर हाउ स्मॉल। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कंसीडर करें कि सर ये हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड के लेयर को दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए कि इनिशियल कंडीशन में आप बोल सकते थे कि सर ये कोई चेंज नहीं था, ये मान लीजिए 0 है और ये 1 है। अब इस पे शियर स्ट्रेस पर यूनिट एरिया में लगने लगा, शियर फोर्स जो है जिसको टाउ यहाँ पे शियर स्ट्रेस को दिखा रहे हैं। तो अब ये शियर स्ट्रेस के कारण ऊपर का लेयर जो है कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है, लगातार वो अपना शेप चेंज कर रहा है। यानी पहले 0 से 1 था, मतलब कोई शेप चेंज नहीं था, शेयर फोर्स लगा, फ्लो होना शुरू हो गया। तो अब बोल सकते थे, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वो 1 से 2 पे आ गया लेयर, फिर अपना बोल सकते थे कि सर ये 3 पे आ गया और फिर 4 पे आ गया। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये जो है इसमें फ्लो आने लगा अगर उसके सरफेस पे शियर फोर्स लगने लगा था पर यूनिट एरिया में। तो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि अगर शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है किसी लोकेशन में, तो एलिमेंट जो है, जो फ्लूइड का लेयर है 0, 1, वो हमारा इनिशियली रेस्ट में था, अब वो स्टार्ट होके मूव होके 0 से 2 हुआ, देन 0 से 3 हो गया, और ये कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है सिमिलर फैशन में, कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है सिमिलर फैशन में। तो आप यहाँ पे जो है ये बोल सकते थे कि फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, वो उसके ऊपर अगर शियर फोर्स लगता हो तो। अब आते हैं यहाँ पे कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कहना क्या चाहता है। जनरली अगर देखा जाए माय डियर स्टूडेंट्स, रियल लाइफ में फ्लूइड का बहुत ही रोल है। चारों तरफ हवा है और उस हवा को पढ़ना भी कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है। मान लीजिए कि आप इन द फ्यूचर अब कभी इंजीनियर बन गए, तो इंजीनियर बन गए और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अगर उठाते हैं, तो कहीं अगर आपको कंस्ट्रक्शन में लगाया जा रहा है और टाउन में ड्रेनिंग सिस्टम लगाना है, पाइप लगाना है, तो वो पाइप में फ्लूइड पानी अगर फ्लो करेगा या नाला अगर है, नाला का पानी, तो उसके डिजाइन में भी पूरा आप जो ये पढ़ते हैं इसका यूटिलाइजेशन है, इस कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन होता है डिजाइन में। इवन मेडिकल साइंस में भी अगर देखा जाए तो हमारा हार्ट हो चाहे लंग हो, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि हार्ट में भी आपको पता है कि जस्ट लाइक प्यूरिफायर है हमारा, आपका ब्लड को प्यूरिफायर की तरह काम करता है, चाहे आपका लंग भी है, तो ब्लड भी एक तो फ्लूइड है। तो ये कहीं ना कहीं ये रोल, सब्जेक्ट का रोल बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अब अगर देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स मतलब जिसमें ऐसा पार्ट साइंस जिसमें आप
कोई भी मटेरियल को जो रेस्ट में हो या मोशन में हो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब मटेरियल क्या है, फ्लूइड है। तो फ्लूइड या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। इसलिए कभी भी जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो जनरली आप हर जगह सुनते होंगे, देखते होंगे, आपको बताया जाता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 पार्ट है, लेकिन हायर एजुकेशन में हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में पढ़ना है फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसका मतलब है कि फ्लूइड रेस्ट में है। और दूसरा आपके पास है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स मतलब फ्लूइड जो है वो मोशन में है, मोशन में है। और यहां पे फोर्स के भी रोल को पढ़ना है, फोर्स के भी, क्योंकि डायनामिक्स वर्ड डाइन से बना है, डाइन इज यूनिट ऑफ फोर्स ऑल्सो। सो आप बोल सकते थे कि फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लूइड मोशन जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स हो सकता है, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा कंसर्न रहेगा। और हाइड्रोलिक जो वर्ड है वो लिक्विड फ्लूइड को डील करता है। अब यहाँ पे सबसे बेसिक अगर हम थोड़ा सा लेवल को अप करें, जनरली आप स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। उन दोनों पार्टिकल में पार्टिकल जो है बहुत छोटे छोटे, जो फ्लूइड है या सॉलिड है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, तो पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, पैक्ड होते हैं, उसमें सॉलिड बोलते हैं। लेकिन लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैस में बहुत फार अवे होते हैं। और आप पढ़े हैं कि सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड में शेप जो है वो फिक्स नहीं है, जिस कंटेनर में डाल दें वैसा बन जाए, वॉल्यूम फिक्स्ड है। लेकिन गैस में ना तो शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम। तो इसलिए हम लोग जब भी कभी बात करते हैं गैस का, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि गैस क्योंकि फ्लूइड है, और फ्लूइड, लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है, क्योंकि दोनों कैपेबल टू फ्लो है। तो अब आप यहाँ पे मान के चलिए कि आपका जब भी क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पाइप है और उस पाइपलाइन से गैस जा रहा है, तो गैस का वॉल्यूम जो होगा वो पाइप का जो वॉल्यूम होगा उसी के इक्वल माना जाएगा। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो बेसिक यहां पे हम बोल सकते थे कि सर सॉलिड में क्लोज पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और फ्लूइड, यहां पे फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों के लिए हम लोग कॉमन मान के चल रहे हैं, लिक्विड एंड गैस दोनों के लिए कॉमन मान के चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहां पे लूजली जो है पैक्ड मॉलिक्यूल्स वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी काफी दूर भी हो सकते हैं और नियर बाई भी हो सकते हैं। अनलाइक सॉलिड, सॉलिड के असमान में अनलाइक वर्ड यूज करें, नॉट लाइक कि फेसबुक का लाइक है, ऐसा नहीं, अनलाइक। सो नाउ आप बोल सकते हैं कि सर यहां पे सॉलिड जो है कैन रेजिस्ट shear stress इन स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक वर्ड का मतलब हो गया कि रेस्ट। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास ये रिमोट है और इसमें आप सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रेस्ट में है, तो हो सकता है कि ये कुछ कंडीशन तक स्टैटिक कंडीशन में है, ये अपने डिफॉर्मेशन को रोक सकता है। ऐसा नहीं होगा कि टूट जाएगा, एक अधिक लिमिट लगाने पे टूट सकता है, मतलब कुछ देर तक ये बर्दाश्त कर सकता है। फ्लूइड में हम लोग वर्ड यूज किए थे नो मैटर हाउ स्मॉल, मतलब फ्लूइड में थोड़ा भी आप लगा देंगे तो वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप यहां पे बोल सकते हैं कि फ्लूइड्स कैन नॉट रेजिस्ट shear stress इन स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन। और दूसरा पॉइंट यहां पे कि सॉलिड को अगर आप मान लीजिए कि इलास्टिक है,
इलास्टिक मतलब वो अपने फोर्स लगाए और फोर्स छोड़ दे तो वो अपने शेप को रिगेन कर सकता है। लेकिन क्या फ्लूइड में फोर्स लगा देने के बाद फिर वो अपने शेप में वापस ऑटोमेटिकली तो नहीं आ जाएगा, रिगेन नहीं करेगा, यानी फ्लो होना है तो फ्लो होगा। तो इसीलिए आप यहाँ ये भी डिफरेंस में बोल सकते हैं कि सॉलिड में regain partly or fully its original shape when the shear stress is removed। लेकिन फ्लूइड में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। फ्लूइड में आप बोल सकते हैं कि सर यहां पे अ फ्लूइड कैन नेवर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, तो ये बेसिक डिफरेंस है सॉलिड और फ्लूइड के बीच में। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड में कैन नेवर रिगेन हो, कुछ इलास्ट फ्लूइड है लेकिन हमारे कोर्स के बियॉन्ड में, वो हायर एजुकेशन में भी बियॉन्ड होता है। तो इसलिए हम लोग एक रफली बोल सकते हैं कि फ्लूइड जो है वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर सकता अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते चला जाएगा। लेकिन सॉलिड में ऐसा हो सकता है कि आप अगर फोर्स रिमूव करते हैं तो वो अपने शेप को पार्टली या फुल्ली रिगेन कर ले। तो ये बेसिक आप जरूर ध्यान रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है कि जब भी कभी आप पढ़ते हैं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है, मान लीजिए कि ये हमारा फ्लूइड है, ये फ्लूइड है और इसमें हमारे पास कोई बॉडी है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे बोल सकते थे कि फ्लूइड जो है एट रेस्ट है और ऑब्जेक्ट जो है इसमें सबमर्ज्ड है, तो आप बोल सकते थे कि फ्लूइड जो है इसके सरफेस पे फोर्स लगाएगा। और कहा गया कि अगर ये फोर्स नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस हो, तो दो कंपोनेंट यहां पे हम अगर देख रहे हैं कि अगर फोर्स की बात करें तो मान लीजिए कि अब यहां पे अपने पास ये फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो एक नॉर्मल फोर्स है और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि फोर्स का दो कंपोनेंट है। तो यहां पे फ्लूइड इसके सरफेस पे मान लीजिए कि दो तरीके से फोर्स लगा रहा है, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ऑब्जेक्ट भी जो है, ये जो फ्लूइड का डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट में पैरेलल में, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोग यही पढ़े हैं कि दो ऑब्जेक्ट, तो अगर टेंजेंशियल में अगर फोर्स अगर फ्लूइड लगाएगा तो ऑब्जेक्ट भी टेंजेंशियल में एक पैरेलल में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग है। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए, मान लीजिए कि ये पैरेलल में जो ऑब्जेक्ट का फोर्स है हम उसको FO बोल रहे हैं, FOT, ऑब्जेक्ट फोर्स exerted by object on fluid is FOT, टेंजेंशियल फोर्स। ये टेंजेंशियल फोर्स लिख देते हैं ताकि टेंजेंशियल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप बोल सकते थे कि सर ये FT और FOT सेम होगा। अब यहां पे अगर फ्लूइड एट रेस्ट है, फ्लूइड इज एट रेस्ट,
तो आप बोल सकते थे कि सर फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि उसके सरफेस पे कहीं कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, यानी Ft 0 हो गया। सो अब उस सिचुएशन में केवल और केवल एक ही फोर्स होगा, वो होगा नॉर्मल फोर्स। इसलिए आप जब भी कभी फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ते हैं, जब रेस्ट में फ्लूइड होता है तो सरफेस पे अगर शियर स्ट्रेस नहीं है, रेस्ट अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो देयर इज नो शियर स्ट्रेस एट द सरफेस, कोई शियर स्ट्रेस नहीं माना जाएगा। और इसलिए अगर उस फ्लूइड में अगर कोई बॉडी भी सबमर्ज्ड है तो उस पे हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ही लगेगा, परपेंडिकुलर, नॉर्मल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ग्लास में मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, सिक्का ही कॉइन रख देते हैं, तो उस कॉइन पे केवल और केवल एक ही फोर्स एक्ट करेगा, वो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में। अब वो फोर्स क्या हो सकता है पर यूनिट एरिया में, हम लोग, हमारा पार्ट है सब्जेक्ट का, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले एक टर्म को समझते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल नया टर्म होगा, सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज। हायर एजुकेशन में बहुत कॉमन है, लेकिन स्कूल लेवल पे इस पे उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी के बुक पढ़ते हैं तो सेवरल जगह पे आपको सिस्टम, प्रॉपर्टीज वर्ड देखने को मिलता है, लेकिन होता क्या है, इस पे उतना डिस्कशन नहीं किया गया है। हम यहाँ पे आपको ब्रीफ में समझाते हैं। सिस्टम आखिर है क्या? दो तरीके से इसको समझिए। एक कहा जाता है कि फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और दूसरा सिलेक्टेड रीजन इन स्पेस को कहा जाता है। यानी फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस पेंसिल बॉक्स को कहें कि इसका क्या मास कहीं चेंज हो रहा है, आप बोल सकते हैं कि नहीं सर ये तो फिक्स्ड है, इसका मास में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसका क्वांटिटी फिक्स्ड है। तो अब अगर इसको पढ़ना होगा तो आप इसको बोलेंगे सिस्टम। मान लीजिए कि आपको बाल्टी में पानी भरा है और पानी को पढ़ना है, तो पानी इज योर सिस्टम, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर। मान लीजिए पानी हम बाहर नहीं फेंक रहे हैं, रेस्ट में ही है, वैसे ही रखा हुआ है, और उस पर पूरा हम लॉ देखना चाहते हैं फिजिक्स का, तो आप उसको सिस्टम बोलेंगे। यानी जो पढ़ना है, सिंपली अगर कहा जाए व्हाट एवर यू हैव टू रीड दैट विल बी योर सिस्टम। मान लीजिए कि इस रूम में है और इस रूम में एयर है, इस रूम का वॉल्यूम होगा, तो आप उसी को बोलते हैं सिस्टम। अब ये सिलेक्टेड रीजन इन स्पेस का मतलब भी यही है कि आप स्पेस कहने का मतलब हो गया कि खाली जगह पे, जैसे मान लीजिए कि गांव में देखते हैं ना कि ज़मीन को लोग बाउंड्री बनाते हैं जहाँ पे, तो आप एक सिलेक्टेड रीजन कर लिए कि यही हमारा ज़मीन है, तो स्पेस में आप एक वॉल्यूम को फिक्स कर दे रहे हैं। वॉल्यूम कहने का मतलब उसका डायमेंशन अब चेंज नहीं होना है, सिलेक्टेड रीजन कर दिए। तो इसलिए वो भी अगर आपको पढ़ना होगा तो आप उसको बोलते हैं सिस्टम। अब इस सिस्टम का कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो जो चीज पढ़ना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, चरित्र जिसको बोलते हैं ना, हर सिस्टम का कुछ ना कुछ कैरेक्टर है, तो प्रॉपर्टी उसी को बोला जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पे हम लोगों को पढ़ना होगा प्रेशर, तो प्रेशर इज प्रॉपर्टी। यहां पे हम लोग को पढ़ना होगा डेंसिटी, डेंसिटी इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। वही तो अलग कर रहा है। आप बोलते हैं पानी का इतना डेंसिटी है, मर्क्यूरी का ये इतना डेंसिटी है, तो कहीं ना कहीं ये पानी इज योर सिस्टम, और उसका एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिला कि ये डेंसिटी है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक को आप प्रॉपर्टी यहाँ पे बोलते हैं।